सेक्शन हम लोग इस चैप्टर के हैलोजिनेशन देखने वाले हैं। हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी F2 की बहुत ज्यादा होती है, देन Cl2, देन ब्रोमिनेशन एंड देन आयोडीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन जनरली नहीं कराते क्योंकि ये रिएक्शन काफी वायलेंट होता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव होता है ये रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कराते। जनरली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन हम लोग यूज करेंगे, आयोडीनेशन भी नहीं यूज करते। रीजन बीइंग आयोडीनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। बोलो। हाँ सर। यस सर। तो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, साथ में तुम लोग नोट भी करो ना, जहाँ पे मेन चीज होगा वहां बताऊंगा, साथ में नोट भी कर सकते हो। तो जनरल रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक बेंजीन होगा, ठीक है, और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये हो गया जनरल रिएक्शन। अब ये कैसे आया, ठीक है ना, ये कैसे आया इसके बारे में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पता चलेगा, ठीक है, कि ये क्लोरोबेंजीन कैसे बना, ठीक है। मतलब बेसिकली रिएक्शन में क्या हुआ होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एंड यहाँ पे H+ बाहर निकल गया, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहता है कि यहाँ पे जो बेंजीन था और जो क्लोरीन है, मुझे बताओ ये पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। अब जब दोनों को एक ही कंटेनर में डाल देंगे तो डू यू थिंक इसके पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है और इनके लोन पेयर दोनों में रिपल्सन होगा क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। हाँ सर। तो अब इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, जो पहले नॉन पोलर था अब वो पोलर बन जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। और उधर AlCl3 भी है जो लिविस एसिड है जिसके पास 3p ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इनको दे देगा। फाइनली यहाँ से क्या मिलने वाला है, Cl+ और AlCl4-, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ, बेंजीन इसको पोलराइज किया, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ये Cl जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, AlCl3 को, राइट। हाँ सर। तो Cl पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव इस Cl पे, और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से Cl पे जब क्लोरीन है, ये क्लोरीन पे जब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl+ एंड AlCl4-। समझा सभी लोग कैसे बना Cl+? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे सर बोलो। सर वो नॉन पोलर क्यों होगा? नॉन सर पोलर, पोलर क्यों होगा? पोलर इसलिए हुआ चूंकि
इसके पाई इलेक्ट्रॉन और इनके पाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिफॉर्म नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इनके पाई इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा तो ये पोलर रह पाएगा, ये नॉन पोलर रह पाएगा क्या? नहीं सर। तो इसलिए वो नॉन पोलर बन गया। तो ये बेंजीन इसको क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है। ठीक है, बेंजीन क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है। हाँ, इंडिविजुअली दोनों नॉन पोलर है, लेकिन जब एक कंटेनर में होगा तो पोलर हो जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन तो समझा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया ना, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्लोरीनियम आयन। तो उसके बाद की तो कहानी पता ही है। जनरल मैकेनिज्म में भी हम लोगों ने देखा था कि 2 स्टेप में मैकेनिज्म हो रही थी। ये Cl+ को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये फर्स्ट स्टेप था रिएक्शन का। ये वाला स्टेप हो चुका है ना, यहाँ पे Cl+ और ये साइक्लिक एक कैटायन बनता है जिसका नाम क्या था? आर्सेनियम कैटायन, यही था ना? हाँ सर। यस। आर्सेनियम आयन हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे वापस से, जहाँ पे ये वाला बॉन्ड वापस से क्या एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है, वापस से यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होती है? गेन हो जाती है। और यहाँ पे H+ बाहर निकल गया। ये वाला स्टेप तो आपको आता ही है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था? RDS था। और सेकेंड स्टेप क्या था? फास्ट था। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी इसी स्टेप पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ जो H+ डेवलप हुआ है वो AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करके HCl एंड AlCl3 भी बना सकता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब AlCl3 को कैटलिस्ट बोल दें? हाँ सर। हाँ सर। रिएक्शन में वापस गेन हो गया ना, कैटलिस्ट तो कंज्यूम नहीं होता ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन कैरियर। इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन कैरियर। दिस इज नोन एज हैलोजन कैरियर। ठीक है, मतलब इसका काम क्या था? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, Cl+ को जनरेट करना। अगर ये AlCl3 नहीं होता तो Cl+ जनरेट नहीं होता। मतलब बेंजीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी। ठीक है, बेंजीन के पास इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी, इतना पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं था। ठीक है, कि वो Cl+ जनरेट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे Cl+ जनरेट कर पाए। तो बेसिकली हुआ क्या? तीनों चीज एक बार होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन और इनको पोलराइजेशन करना। ठीक है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये वाला लोन पेयर इस पे अटैक करना, कुछ ऐसा टाइप का हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाना। लेकिन ये इसको बनने के लिए बेंजीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? तो ये समझने के लिए एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ये आप चाहो तो हटा भी सकते हो ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ आपको समझने के लिए बताया। ठीक है ना? इसको चाहो तो आप हटा सकते हो। मेन यही हुआ कि बेंजीन इसको पोलराइज किया, इसके लोन पेयर इसके वैकेंट 3p ऑर्बिटल में गए और Cl+ और AlCl4 डेवलप हो गया। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि इस तरह से रिएक्शन हो गया। ठीक है, AlCl3 वापस रीगेन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन कैरियर एंड कैटलिस्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या बिना AlCl3 का रिएक्शन हो सकती है?
विदाउट AlCl3 रिएक्शन हो सकती है क्या? इस बात का एविडेंस ये है, फिनॉल चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जब आपके पास फिनॉल हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, तो रिंग क्या हो सकता है? हाईली एक्टिवेटेड हो सकता है ना, ऐसा पढ़े हैं रेट में, हाँ सर। हाईली एक्टिवेटेड रिंग। तो अब शायद AlCl3 की जरूरत पड़ेगी क्या? अब AlCl3 की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन देखा गया कि ब्रोमीन वाटर में पता है इसका रिएक्शन ऑब्जर्व हुआ, व्हाइट पीपीटी आया और ये ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया, ठीक है। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट विदाउट AlCl3 रिएक्शन, ये फिनॉल चैप्टर के बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आता है इस ट्राइब्रोमोफिनॉल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AlCl3 नहीं था, फिर भी रिएक्शन हुई है। वो क्यों हुई है? एक ही ड्राइविंग फोर्स है क्या यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग डोनेशन, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ CH2 ले लें तो जैसा प्रोडक्ट आप सोचते हो वैसा ही बनता है, मतलब मोनोब्रोमिनेट, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि मेजर कौन होगा इसमें, क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, मेजर कौन बनेगा? पैरा। पैरा मेजर बन जाएगा, ठीक है। पैरा जो है इसमें मेजर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये CH2 क्या है? नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तभी ऐसा होगा। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है क्या? हाँ सर। तो फिनॉल चैप्टर का ये रिएक्शन है, लेकिन चूंकि ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, चूंकि यहाँ पे भी Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, ठीक है, चूंकि ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे ले रहे हैं और AlCl3 से रिलेट भी कर रहे हैं कि विदाउट AlCl3 रिएक्शन हो सकता है। पहले बेंजीन था, ठीक है, इसलिए AlCl3 की जरूरत थी। अभी क्या है, एक फिनॉल है, AlCl3 की जरूरत नहीं है। नोट करो, और इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ। सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हो। बिल्कुल, आप नोट करो, अच्छे से नोट करो, सब कुछ नोट करो। और ऊपर सर बस। एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा। हाँ सर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, चाहे क्लोरीनेशन हो या ब्रोमिनेशन हो, रिएक्शन तो हो ही सकता है ना। देखो सभी लोग अपना आंसर चेक करो, इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा और इसमें ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर कौन होगा? एरो। अच्छा, यहाँ पे एनिलीन के साथ पता है क्या होता है? एनिलीन के साथ ना, चाहे कोई भी मीडियम लो, चाहे पोलर चाहे नॉन पोलर, आपको दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलता है। तीनों पोजीशन पे क्या आ जाते हैं? Br आ जाते हैं। कैसे हुआ होगा ये? कोई समझा सकते हो कैसे हुआ? सर वो NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाँ, तो अब जो है ना, मीडियम का भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में OH था और नीचे में NH2 है, एक तो प्लस M बढ़ रहा है,
अगर हम OH के केस में बात करें तो ब्रोमीन वाटर में रिएक्शन क्या हुआ होगा, फास्ट हुए होंगे थोड़े। अगर रिएक्शन को थोड़े स्लो करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, नॉन पोलर मीडियम डाल देगा, ठीक है। लेकिन अब NH2 खुद इतना इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो गए, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटेड, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाईली हाईली एक्टिवेटेड रिंग। प्लस एम का ऑर्डर आपको पता है, प्लस एम के ऑर्डर में NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है किससे, OH से। तो अब मीडियम में भी फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में यही ट्राइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट ही आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि ये एनिलीन और फिनॉल चैप्टर की बात है, बट चूंकि यहाँ भी ब्रोमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, Br+ अटैक कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर, समझा? यस यस सर। हाँ सर। अगर अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन किसके लिए कर लो, क्लोरीनेशन के लिए भी कर लो, कर लोगे? कर लो इसको। AlCl3 क्या है, एक कैटलिस्ट है जो जनरली बेंजीन में ही यूज करते हैं, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से। ब्रोमिनेशन की बात करें, वापस आ जाते हैं। ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या क्या लिया जा सकता है, Br2 और FeBr3 ले सकता है, राइट। यहाँ ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अगर आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe भी लेते हो तो भी यही प्रोडक्ट आता है, ठीक है। सर एपिक मिल गया, आयरन ग्रुप मिल गया इसमें। देखो Br2 जो है ना, Fe से रिएक्शन करके FeBr3 तो बना ही लेगा, हाँ सर। फिर ये FeBr3 Br2 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Br+ बना लेगा। हाँ सर। FeBr4-, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि सिर्फ Fe लिखा रहे तो भी सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बात करते हैं आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन की बात हो गई, ब्रोमिनेशन की बात हो गई, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन मैंने जैसा कहा कि ये क्या होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आयोडीनेशन रिएक्शन क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो HI बनता है ना, वापस से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो रिएक्शन फॉरवर्ड गया, ठीक है, आयोडीनेशन बना, HI बना, अब ये HI वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड आ गया। तो वापस से क्या करता है ना, ये I2 और बेंजीन बना लेता है। अगर मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें जो इस HI को क्या कर ले, रिड्यूस करने से रोके, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 जो है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 oxidizing agent is used
to shift given equilibrium in forward direction. अगर रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्क HNO3. पॉइंट इज दैट कि विदाउट कॉन्क HNO3 ये रिएक्शन सब हो रहे थे, ठीक है, जैसे ब्रोमिनेशन में या क्लोरिनेशन में, इसके बिना ही हो रहे थे ना. कॉन्क HNO3 की जरूरत पड़ रही थी क्या? नहीं करते। चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए हमें कॉन्क HNO3 लेना पड़ रहा है. तो वही पॉइंट लिखा हूं मैं, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड टू शिफ्ट गिवन इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, इसके बिना भी एक तरीका है. अगर हम ICl ले लें, ठीक है, I2 के जगह क्या ले लें, ICl, मतलब सिमेट्रिकल आयोडीन जो लिए थे ना, अब वो सिमेट्रिकल जो हैलोजन लिए थे ना उसके जगह हम लोगों ने क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल हैलोजन, और ये AlCl3 में ही हो जाएगा. कॉन्क HNO3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्क HNO3 की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या बन जाएगा, आयोडीनेशन बन जाएगा. और यहाँ पे HI बनेगा या HCl बनेगा, HCl. तो HI प्रॉब्लम था ना, HCl बना तो कोई दिक्कत होगी? जब ये HCl बनेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना. HCl वापस से I2 बना सकता है क्या? नहीं सर. नहीं क्या सर. ये जो HI I2 बना ले रहा था अब वो HCl है, HCl I2 तो नहीं बनाएगा ना, ठीक है. तो I2 के कारण ये दिक्कत होती है. समझा ये वाला रिएक्शन? हाँ सर। यस सर. हाँ सर. तो ये थी आपकी पूरा हैलोजिनेशन रिएक्शन. देखो, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे लिए रिएक्टिविटी के लिए क्या क्या पॉइंट था. एक तो था रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. दूसरा, अगर रेट एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट एक्सप्रेशन में एक रेट कांस्टेंट होगा, एक बेंजीन है, ठीक है, एक क्या है, Cl2 है, और एक क्या है, AlCl3 है. तो ऑर्डर क्या होगा इसके, 3 हो जाएंगे. थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन है, ठीक है. यस सर. अब अगर हम एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो देखो एनर्जी प्रोफाइल, ये एनर्जी प्रोफाइल पहले आप लोग बना लो, ठीक है. ये एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम है, इसको आप पहले ड्रॉ करो फिर मैं इसको समझाता हूँ. वही तरीका है. क्या सर आप हुआ एक बार ऊपर वाला पेज दिखा सकते हो क्या? देखो, हेलो सर. हेलो सर. हाँ बोलो. देखो बेसिकली जो रिएक्शन हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं एक्चुअल में वही है, ठीक है. यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, पहले स्टेप में बेंजीन Cl प्लस से Cl प्लस पे अटैक करके पहले स्टेप में ये बनता है, ये बनता है ना. यस. तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है. ग्राफ, इसी चीज को ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी लिया है, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, ये जो है एक ट्रांजिशन
स्टेट के थ्रू ये इंटरमीडिएट बना होगा, ऐसे नहीं बना होगा। मतलब एक एक्टिवेशन एनर्जी तो लगेगा रिएक्शन को स्टार्ट करने में। जैसे नेचर में माचिस है और लकड़ी है, अपने आप आग लगती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। वो मिनिमम एनर्जी हमें देना पड़ेगा क्या? यस तो सर। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लगा है, दैट मैक्सिमम एनर्जी नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और जो लोअर एनर्जी है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? देखो लोअर एनर्जी है लेकिन सबस्ट्रेट से तो ज्यादा ही है, तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा, ये बात तो जानते ही हो ना, स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी में रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। यस सर। यस सर। तो कहीं ना कहीं इस सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट ज्यादा स्टेबल है किससे? इंटरमीडिएट। ठीक है। तो ये जो पूरा स्टेप है यहाँ से यहाँ तक, नीचे वाला स्टेप को, नीचे वाला जो ये लूप है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ये थी यहाँ तक की कहानी। इसके बाद पता है ना क्या होता है? इसके बाद वाले स्टेप फास्ट है, ये स्लो था ना, आरडीएस हाँ स्टेप सर। था। ये वाला स्टेप फास्ट है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस बार उतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर। ठीक है। नहीं तो सर। यहाँ से आपका Cl रिप्लेस हो जाएगा और H+ निकल जाएगा। इस स्टेप को यहाँ पे ग्राफ से समझो कि यहाँ पे एक बार इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बना, अब ये इंटरमीडिएट बन चुका है। ठीक है। इससे पहले मैंने ये इसको डॉट डॉट क्यों बनाया? क्योंकि Cl जुड़ा नहीं था, Cl अब जुड़ गया। ये पाई 1 टूटा नहीं था, टूट रहा था। ठीक है। लेकिन H तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, H तो अभी बना हुआ है, मतलब CH बॉन्ड तो बना हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या होगा? देखो ये Cl पूरा बन चुका है लेकिन हाइड्रोजन अब निकलना चाह रहा है। ठीक है। और ये पाई बॉन्ड बनना चाह रहा था, ये सब डॉट में बना हुआ। एनीवे, जब इंटरमीडिएट बना तो अब ये फास्ट स्टेप है, तो पहली बार जितना एक्टिवेशन एनर्जी लगा था उतना एक्टिवेशन एनर्जी इस बार नहीं लगेगा। ठीक है। बहुत कम ही एनर्जी, मतलब उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो कम है पहले वाले से। ये वो चीज लिखा हुआ है। फास्ट स्टेप है, जल्दी रिएक्शन हो गया। लेकिन जब रिएक्शन होगा तो वो सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट ये है, उससे भी नीचे गया ये। मतलब ये इतनी एनर्जी क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। यही है ना डेल जी। डेल जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। मतलब ये इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई होगी। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्टेबल होता है। यस। दुनिया में जितने भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कोई भी एग्जिस्ट किया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। एटम स्ट्रक्चर में पढ़े हो ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन, तो नेगेटिव रहता है वो। हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो दुनिया में कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। तो देखो ये अपना एनर्जी, इतना इतना एनर्जी लूज किया टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो सबस्ट्रेट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। और ये किस रिएक्शन का ग्राफ है? टिपिकल एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और ज्यादातर एक्जोथर्मिक के ही ग्राफ मिलेंगे। ठीक है। मतलब इंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा? इस टाइप का होगा, ऐसा। ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या यहाँ पे डेल जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंडोथर्मिक, ऐसे रिएक्शन के ग्राफ की बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है। हमेशा रिएक्शन कैसा होगा? इस टाइप की होगा। ठीक है। तो इस इंटरमीडिएट से जब दूसरे पे गए तो हमें एक और ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, दैट इज नोन एज TS2। समझा आप ग्राफ पूरा? हाँ सर। हाँ सर। वाई 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 एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। हाँ बोलो।
बोलो। नहीं सर समझा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास C6H6 के जगह C6D6 हो जाए, ठीक है, और उसका रिएक्शन क्लोरीनेशन कराना हो, तो देखना उसके ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। क्या यही ग्राफ बनेगा यहाँ तक? यहाँ पे समझो, अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, सभी जगह डी है, ठीक है, या एक जगह है या सभी जगह है। अगर इसकी रिएक्शन हम Cl+ से करेंगे तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसमें CH और CD का कोई रोल है क्या? नहीं है सर। नहीं सर। नहीं है ना। और यही वाला स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, डी अपने जगह सब में रहेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, जो फास्ट स्टेप है उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। जो फास्ट स्टेप है वहां पे H+ निकला था, यहाँ पे D+ निकलेगा। लेकिन रेट की बात मैं अगर करूं तो चाहे C6 लूं या फिर C6D6 लूं या फिर C6T6 लूं, सबके लिए यही ग्राफ आने वाला है क्या? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि हमें तो इसी स्टेप से मतलब है। तो इसको बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। हाँ, इस स्टेप में चेंजेस होगा। जैसे सपोज ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है C6 सेकेंड वाला स्टेप, C6H6 का। D6 वाला थोड़े से ऊपर बनेंगे, क्योंकि थोड़े स्ट्रांग बॉन्ड है ना, उसको ब्रेक करने में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ये किसका ग्राफ मैंने लिखा, C6D6 का, समझा। तीसरा अगर मैं आइसोटोप लेता हूँ तो उनके ग्राफ भी यही, प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़े ज्यादा एनर्जी लगेंगे और इसका नाम क्या होगा, C6T6, समझा कि नहीं। लेकिन हम इन तीनों के लिए स्टेप फर्स्ट तो सेम है ना, बोलो। हाँ सर। यस। तो इसी को बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ये चीज नोट कर लो। तीनों के रेट क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो रेट जब बराबर हो गए तो बोल दिया गया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, KIE। अगर तीनों के रेट इक्वल नहीं होते तो क्या बोलता, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है। काइनेटिक मतलब रेट, आइसोटोपिक मतलब D और T H के जगह, ठीक है, और इफेक्ट मतलब रेट इक्वल है या नहीं। सर मेरे को ये नहीं समझा, क्या? ये जो अभी अपने बोला नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब। काइनेटिक का मतलब होता है रेट, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, बोल ही नहीं रहे हो। काइनेटिक का मतलब रेट होता है, हाँ सर। स्पीड, स्पीड बोल सकते हैं। हाँ सर। तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप ले रहा था, सब में ये वाला स्टेप सेम था। हाँ यहाँ सर। यहाँ समझो, ये वाला स्टेप क्या है, RDS है। इसमें यस सर। CD या CT का टूटना इन्वॉल्व है क्या, फर्स्ट स्टेप में? क्या ये D टूट रहा है? नहीं सर। नहीं है। ये D का टूटना या T का टूटना किस स्टेप में इन्वॉल्व है, जो हमारा RDS नहीं है, बोलो। हाँ सर। दिस इज नॉट RDS ना, नॉट RDS स्टेप। तो अगर RDS स्टेप नहीं है
तो इसमें डी निकले टी निकले, उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा रेट में? नहीं सर। अभी तीनों के ग्राफ बताया था ना कि ये वाला ग्राफ किसका है, ये जो ग्राफ है वो C6H6 का है यहाँ तक, और ये वाला ग्राफ किसका है, C6D6 का। तीसरा का भी यहीं तक आएगा, और ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, C6T6 का। ये इन सब के लिए फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है ना? बोलो। हाँ सर। तो वही लिखा हूं कि रेट तीनों के बराबर हो गए। तीनों के बराबर होना मतलब नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर बराबर नहीं होता, C6H6 C6D6 अगर ज्यादा होता C6T6 से, तो इसमें क्या बोलते हैं, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, KIE इज ऑब्जर्व। और ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व किस में होगा, रेट ऑफ आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में रेट बराबर होगा? आयोडीनेशन रिएक्शन एक डिफरेंट रिएक्शन था क्या? आयोडीनेशन बताया ना अभी। आयोडीनेशन रिएक्शन क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन थे। यस। तो आयोडीनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन सो KIE। ठीक है, वहां पे रेट बराबर नहीं होगा, इसको भी नोट कर लो, रेट ऑफ आयोडीनेशन। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, समझा आप KIE क्या होता है? हाँ सर। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन कैन शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर किसी नॉर्मल ESR की बात करें, एक्सेप्ट आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, आगे चल के एक और रिएक्शन है जिसका नाम है सल्फोनेशन, वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो सल्फोनेशन में भी यही ऑर्डर होने वाला है। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर कैसे आया होगा, CH बॉन्ड और CD बॉन्ड या फिर CT बॉन्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, और ये वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड इजिली टूटेगा, हाँ सर। इजिली ब्रेक होगा तो रेट फास्ट हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे रेट इक्वल, इस पे क्वेश्चन भी है, बुकलेट में आप देखोगे तो इस पे क्वेश्चन भी है, मैंने जो दिया है सीट उसमें भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बोला है उस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ सल्फोनेशन बताने के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ सल्फोनेशन किसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये सब रिवर्सिबल है, सल्फोनेशन में फिर से ये टर्म आएगा। बट अभी समझा नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हाँ तीनों के रेट बराबर होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन होगा अपना सेकेंड, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो क्या होता है, NO2+ होता है क्या? हाँ सर। यस। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन। अगर नाइट्रोनियम आयन मिल जाए कहीं से
तो जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। जनरल रिएक्शन अगर हम बात करें तो इसकी मैकेनिज्म बताने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हर बार वैसे ही होता है, NO2 उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। बोलो, जैसा हमेशा होता है। एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल का यही तो रिएक्शन है। यस सर। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या दिया जाएगा, NO2 कहाँ से डेवलप होगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे एक तो रिएजेंट यहाँ पे ये दिया जाता है, रिएजेंट यूज्ड फॉर नाइट्रेशन। जो मोस्ट कॉमन है वो है कॉन्क HNO3 H2SO4। ठीक है, ये लिया जाता है, और इससे भी क्या बनता होगा, ये नाइट्रोनियम आयन बनता होगा। बट इसके अलावा बहुत सारा है जो लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल दो, या फिर दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स एसिड। दो एसिड है ना इसमें, मिक्स एसिड। अच्छा, इन दोनों एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड। उसका यूज होगा अभी नाइट्रोनियम आयन बनाने में। बट इसके अलावा क्या क्या लिया जा सकता है, N2O5 भी लिया जा सकता है, उससे भी NO2+ जनरेट हो सकता है। या फिर NO2Cl भी लिया जा सकता है, उससे भी NO2+ जनरेट हो सकता है। ये सब और में है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिक्स एसिड दे। ठीक है, कई सारे चीजें दिया जा सकता है। CF3SO2Cl+ दे सकता है, CH3COOH NO2 दे सकता है, HNO2 HNO3 प्लस CH3COOCH3 दे सकते हैं। These are the reagent which is used to formation of। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम वही है, इन सब से क्या बन जाता होगा, NO2+, लेकिन मोस्ट कॉमन पहला है। ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। ये जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड अपना H+ दे देगा अगर एसिडिक है तो। ये लोन पेयर इसको देगा, तो ये लुईस बेस हो गया, और ये क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। अपना H+ कौन दे रहा है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा तभी तो ये बनेगा। ये समझा है कैसे बना, बोलो। यस सर। साथ में ये बन गया होगा ना, ये अगर नाइट्रिक एसिड H+ देता तो इस पे बनता OH2। तो ये बहुत जरूरी है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको H+ दे रहा है। अब यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल सकता है ना। ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर क्या मिलेगा बताओ,
क्या ये नाइट्रोनियम आयन नहीं मिलेगा? यही तो है NO2+। बोलो। हाँ सर। नाइट्रोनियम आयन मिल गया। ऐसा ही नाइट्रोजन आयन हर जगह है, ठीक है। इसमें भी मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। इसमें तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है, देखो NO2+ Cl- SO2- Cl+। सॉरी, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2+ है, ठीक है। तो कुल मिला के सब में आपको क्या मिलना है? NO2+ ही मिलना है। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता ये सब, इन सब के लिए उतने परेशान मत होना, जस्ट कॉपी में नोट कर लो, कभी कभी आ जाए तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ज्यादातर यही दिया जाता है, कॉन्क HNO3 H2SO4। ठीक है, नोट कर लो एक बार पूरी मैकेनिज्म। So start का पेज दिखाओ। Right. हाँ, ये पूरा नोट कर लो। तो ये इसके ग्राफ थे, इसमें कोई डाउट है क्या? नाइट्रेशन वाले ग्राफ एग्जैक्टली क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन जैसा ही है, ठीक है। ये भी रिएक्शन इरिवर्सिबल है, और ये इसके रेट हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कॉन्क HNO3 लिया गया है, ठीक है, और 60 डिग्री टेम्परेचर लिखा गया है, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, मोनोनाइट्रेशन हो गया। येलो लिक्विड कंपाउंड होते हैं जो ऑयल ऑफ मिर्वेन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नाइट्रेशन हो गया। ऑयल ऑफ मिर्वेन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट कर लो। नेक्स्ट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 100 डिग्री सी रखते हैं यहाँ पे, तो डू यू थिंक यहाँ पे ये मोनोनाइट्रेशन तो होगा ही, उसके बाद ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर से NO2 आ सकता है। अब वो NO2 कहाँ आएगा? ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे। Pair. पैरा पे नहीं आएगा, ना ही ऑर्थो पे आएगा। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ सर मैं। तो मेटा डायरेक्टर होता है कि नहीं? ये सब पढ़े हो ना? हाँ सर। Yes. तो फिर पैरा कैसे बोल दिए? ध्यान रखना है भाई, ये NO2 है। नेक्स्ट, कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 160 डिग्री ले लिया, सर लेकिन ऐसा होगा क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से या फिर NO2 एक और क्यों बन जाए? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन और फास्ट हो सकता है ना। टेम्परेचर का यहाँ पे रोल बता रहा हूँ कि 60 डिग्री पे मोनोनाइट्रेशन हुआ, ठीक है ना। ये टेम्परेचर फिर बढ़ा के देखा गया तो डाइनाइट्रेशन हुआ। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है रेट फास्ट हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट अफेक्ट नहीं होगा? काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो ना, रेट अफेक्ट करता है टेम्परेचर पे। हाँ सर। फिर तो टेम्परेचर का रोल समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोनोडाई ट्राई भी बनता है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना? हाँ, सारे एक्सोथर्मिक। सर तो अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेट कम होगा ना आपका एक्सोथर्मिक। अब देखो, ये सारी रिएक्शन जो है ना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है, बहुत सारे चीज कंडीशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर नहीं, आप इतना समझ लो कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद और भी कुछ फैक्टर है, जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, या फिर आप कौन से प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हो, बहुत सारा फैक्टर है इसमें, ठीक है।
तो ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, मतलब ये जो चीजें हुई है ना, ये जो चीजें ऑब्जर्व हुई है कि इसमें मोनोनाइट्रेशन हुआ है, ये डाई नाइट्रेशन हुआ है, ये ट्राई नाइट्रेशन हुआ है, ये तो पहले हुआ है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। हम उसको लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फिजिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना आपको, रिएक्शन फिजिबल तो हुआ है, बट हम उसको समझ कैसे सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, और एक NO2 जहां आ रहा था वहां दूसरा NO2 भी आ सकता है इसके बाद। मतलब पहले ये आया फिर दूसरा ये आया, तीसरा में पहले ये आया फिर दूसरा आया होगा फिर तीसरा आया होगा, सिमेट्रिकल नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यस तो यस तो सर। फिजिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बस इतना सोचना है कि टेम्परेचर का रोल क्या है। ठीक है? हालांकि ये सब चीज पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस मैं अभी लेक्चर चल रहा है तो क्या क्या इसमें कंटेंट है उसकी बात कर रहे हैं। एक है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग HNO3 अगर ले लिया, ठीक है, 100 डिग्री पे, तो वहां पे भी सेम प्रोडक्ट मिलता है। फ्यूमिंग का मतलब कोई बता सकता है? वेरी कॉन्सेंट्रेट। हाँ, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो ट्राइनाइट्रेशन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड लोगे तो ट्राइनाइट्रेशन ही बनेगा, और वो भी 100 पे ही बना। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, सर इसमें इस बार H2SO4 क्यों नहीं लिया? प्योर फॉर्म लिया ना। फ्यूमिंग का मतलब हुआ कि प्योर है ये। प्योर तभी होगा ना जब मिक्स नहीं होगा। समझा? हाँ सर। मतलब ये खुद ही क्या डेवलप कर दिया होगा, NO2+। जब इसकी कंसंट्रेशन ऐसा होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन ऐसा होगा तो ये सेल्फ, इसके पास H+ भी तो है, तो वही H+ सेल्फ प्रोटोनेट हो सकता है, और यहाँ से वाटर निकल के क्या बन जाएगा, NO2+ बन जाएगा। प्योर फॉर्म में। बोलो, समझा नहीं हाँ सर समझा? सर समझ। हाँ, तो समझने के बाद रिस्पॉन्ड करोगे तब तो, नहीं तो मैं बताते ही रह जाऊंगा ना। ये यहाँ वाला पार्ट हो गया, सेम प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको पता है। अच्छा, अब इसको रिलेट आप इससे कर सकते हो कि ऐसा देखा गया जब डाइल्यूट लिया गया। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझना। डाइल्यूट HNO3 लिया गया तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं हो नो रिएक्शन। ठीक है, तो बात यहाँ पे रिलेटिव की हो रही है कि कॉन्सेंट्रेटेड हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत कंसंट्रेशन रहेगा तभी ये NO2 बन पाएगा। ठीक है ना, डाइल्यूट HNO3 में नहीं हो रहा है रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देखो 60 डिग्री लिया गया है, मतलब टेम्परेचर का रोल है तभी तो हुआ। रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ होगा ये नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब आप खुद भी समझ सकते हो, एक तो ये रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, राइट। ये रिंग जो है न्यूट्रल है ना अभी, कोई इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है क्या? नो तो एक एक तो बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं है, तो ये एक्टिवेटेड रिंग नहीं है। एक्टिवेटेड रिंग नहीं है तो यहाँ से जब NO2+ डेवलप हो भी जाएगा तो इस रिएक्शन को कराने के लिए रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है। देख रहे हो कितना टेम्परेचर लिया गया? ये टेम्परेचर हमें रटना नहीं है, बस मैं आपको एक डेटा से रिस्पेक्ट में आप
ऑब्जर्व करो कि रिएक्शन क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक तो बेंजीन रिंग हमारे पास हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला नहीं है, ठीक है, और दूसरा NO2+ यहाँ से डेवलप भी होगा, तो इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हुआ होगा, तभी तो 60 डिग्री लिया होगा। नाइट्रोबेंजीन बनने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, समझा? यस सर। सर और हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला जो प्लस SO जो है उसका अगर समझो 160 से भी ज्यादा कर दिया तो क्या हो? इसमें हाँ सर 160 से ज्यादा हो गया तो वो ऑर्थो और पैरा पे कुछ करेगा और जगह पे आएगा? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, ये वाला पोजीशन पे आपका क्या चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है ना, यस सर। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल कैसे आ सकता है? ठीक है, यस सर। तो नहीं आ सकता, यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। टेम्परेचर का रोल समझ आया कि टेम्परेचर क्यों जरूरी है? तो इवन 60 डिग्री लेना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर है, तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन होगा ही नहीं? तो देखो फिर से वो फिनॉल चैप्टर में जाएंगे हम लोग, और आपको पता है फिनॉल से रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है, और यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्शन हो जाता है। अब क्यों हो गया? क्योंकि एक तो रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, बोलो, यस सर। हाँ सर। हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। 11th-12th में बहुत बेसिक चीज़ पूछा जाता है, केवल आपका लॉजिक चेक करता है कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन इसलिए हो गया क्योंकि रिंग हाईली एक्टिवेटेड था, तो अब जो NO2 है वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर हमें रटना नहीं है, बस इसमें आप ये देखो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता गया है तो एक और NO2 आते गया, मतलब यहाँ पे मैं ये ना भी लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूं तो भी नाइट्रोबेंजीन तो बनेगा ही ना, समझा कि नहीं? तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है वो 60 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा? इसमें डाई नाइट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड तो लिए नहीं है, और कॉन्सेंट्रेटेड लेते भी है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी डाई और ट्राई बनता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो पक्का पक्का मोनो नाइट्रेशन होगा जो हमेशा बनता है, ऑर्थो एंड पैरा। इसमें से मेजर कौन बनेगा? पैरा। पैरा, पैरा मेजर बनेगा या ऑर्थो? देखो इसमें ना ऑर्थो मेजर बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्या इनके बीच? हाँ सर। हाँ सर। तो ड्यू ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर। अच्छा, पैरा वाले में क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर हो सकता है, इंट्रा से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी मोर हो जाएगा, बोलो। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, इंटर इंट्रा समझ रहे हो? यस। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी फिनॉल चैप्टर में आता है, लेकिन चूंकि नाइट्रेशन है इसलिए यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में है तो ये नाइट्रेशन ही ना, यहाँ से क्या डेवलप हुआ होगा, NO2+, और चूंकि रिंग हाईली एक्टिवेटेड था तो रिएक्शन हो गया। और मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऑर्थो मेजर हुआ, ठीक है। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बताओ।
पैरा वाले का ज्यादा होगा। पैरा वाले का ज्यादा होगा ऑर्थो से। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि किसका ज्यादा होगा? मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, रिलेटिव ऑर्डर चाहिए। ऑर्थो। ऑर्थो का ज्यादा। ऑर्थो का ज्यादा होगा। पैरा का ज्यादा होता है। रीजन क्या है? रीजन हम लोग समझ सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, इससे प्रेडिक्ट कर लेंगे। देखो, जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो कोई अलग से मॉलिक्यूल की जरूरत है क्या? नहीं है सर। जैसे No, मैं यहाँ पे एक दूसरा, मुझे क्या रखना पड़ेगा इसके नीचे? पैराफिनॉल रखना पड़ेगा, तभी जाके इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो। yes, तो मॉलिक्यूल का साइज किस में बड़ा हो जाएगा, ऑर्थो में या पैरा में? पैरा में। पैरा में। तो ये हमेशा ही होगा। देखो, वैसे तो वैल्यू एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप वैल्यू रटोगे थोड़ी ना। तो जब भी इंटर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो इंट्रा से ज्यादा होगा। ये बात आप हमेशा लगा सकते हो। और इसी वजह से जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होती है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़े हो ना? फ्रैक्शनल yes डिस्टिलेशन sir। किस में था? ऑप्टिकल आइसोमर में था। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हुआ ना अभी तुम लोग का? नहीं सर, 9th पे पढ़ा। हम्म। तो एनीवे अभी आएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, एक बच्चा इसमें पूछा भी था मेरे से ये क्वेश्चन, स्टीम डिस्टिलेशन। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टीम डिस्टिलेशन, लिखा था क्या? हाँ सर, लिखा था। yes sir। तो स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली क्या करता है? एक फिजिकल मेथड है। आप इतना समझ लो कि जिन दो कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनको क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है क्या? तो हाँ आप yes sir। ऑर्थो यस सर। को बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अभी बताया कैसे निकालना है, और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो स्टीम डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड है जिससे आपको बस इतना समझना है कि उसको हीट करेंगे तो पहले बॉयल कौन होगा? ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सेपरेट हो गया, और पैरा उस कंटेनर में बच जाएगा। ठीक है, तो रटना नहीं है कि किसका क्या है, बस इतना समझ जाना है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में इनफ डिफरेंस होगा, क्योंकि एक में तो इंटर हो रहा है और दूसरे में इंट्रा। ये सारी बातें इंफॉर्मेशन नोट करो, ठीक है। ये बहुत काम का इंफॉर्मेशन है। एक बच्चा मेरे से इससे क्वेश्चन पूछा भी था, तुम्हारे ही बैच से था ना शायद? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये ऑर्थो मेजर की बात की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कभी पैरा मेजर नहीं हो सकता? यहाँ तो ऑर्थो मेजर हो गया ना, बोलो। यहाँ मेजर कौन हो गया? और ऑर्थो। अगर हमें पैरा मेजर करना है तो तरीका क्या होना चाहिए? लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर पैरा मेजर। डायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा हमेशा? आर्यन जैन इसी बैच का है क्या? yes sir। भाई अभी तो क्लास ले रहे हैं, अभी तो रुक जाओ। इनडायरेक्ट मेथड फॉर पैरा मेजर। डायरेक्ट में क्या हुआ था? अबे बोलो, डायरेक्ट में क्या था? जब डायरेक्टली हम डाइल्यूट HNO3 से ऑर्थो मेजर हो गया था। तो अगर पैरा मेजर बनाना है तो कोई तरीका है क्या? तो देखो, तरीका तो है। क्या तरीका होगा? जो फिनॉल है ना, इसको अगर हम
असाइलेशन रिएक्शन करा लें। असाइलेशन जानते हो किसको बोलते हैं? नहीं सर। नो सर। असाइल ग्रुप लाना चाह रहा हूं मैं क्या लाना चाह रहा हूं? असाइल ग्रुप। यहां से HCl निकाल सकता हूं। दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या बताओ? HCl निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? ओ माय। ये बनेगा। Yes. अब अगर मैं इसमें नाइट्रेशन कराता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इसमें नाइट्रेशन कराता हूं, HNO3 H2SO4 लेता हूं, तो नाइट्रेशन कहाँ होगा? ऑर्थो पे या पैरा पे? पैरा पे। वही मेजर बनेगा। यस। नाइट्रेशन हो गया। लेकिन हमारे पास फिनॉल तो नहीं आया ना? फिनॉल आया क्या? नहीं आया। तो फिनॉल कैसे आएगा? हाइड्रोलिसिस से आ जाएगा। हाँ सर। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए? H चाहिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के द्वारा बॉन्ड ब्रेकिंग। तो H दे दें और इसको क्या दे दें? OH दे दें। बोल ही नहीं रहे हो यार। हाँ सर। यस सर। वाटर को, ये वाटर के द्वारा ये CO बॉन्ड का ब्रेक हो गया। तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? वाटर को OH मिल गया, मतलब ये ऑक्सीजन को OH मिल गया, और यहाँ NO2 पहले से था, बन गया। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3COOH बन गया क्या? यस सर। यस सर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको पिरिडीन भी लेना पड़ता है। पिरिडीन। पिरिडीन क्यों लेना पड़ता है? पिरिडीन एक बेस है। यहाँ जो HCl निकला है ना, ये HCl, ये HCl जो है रिएक्शन को बैकवर्ड ना ले जाए। मतलब इस HCl को हम क्या करना चाह रहे हैं? इस पिरिडीन से कंज्यूम कर देना चाह रहे हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन नाम सुना है? यस सर। अगर ये HCl खुला छोड़ देंगे तो रिएक्शन को वापस फिनॉल भी बना देगा। मतलब यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज भी कर देगा। ठीक है, ये H और ये Cl वापस से क्या बन जाएगा? वही रिएक्शन बैकवर्ड चले जाएगा। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम एक बेस ले लिए, और पिरिडीन इस चीज के लिए अच्छा बेस है। पिरिडीन क्या करता होगा? सर पिरिडियम स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के कारण नहीं है तो वीक बेस ही। ठीक है, अब डिपेंड करता है किससे कंपेरिजन कर रहे हैं। पिरिडीन लेने के पीछे लॉजिक ये है ना कि पिरिडीन जो है ना, वीक बेस के कारण कहीं से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड से तो रिएक्शन कर लेगा ना। HCl के पास क्या रहा होगा? H+ रहा होगा। पर वो कंप्लीट रिएक्शन थोड़ी नहीं करेगा, वो वीक बेस है। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, फिर पूछना। पिरिडीन जो है, इसका नाम क्या है? पिरिडीन। पिरिडीन H+ लेके क्या पिरिडीनियम आयन बन सकता है? हाँ सर। इसमें कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं। पिरिडीनियम आयन बन गया। ठीक है, तो जब पिरिडीनियम आयन बन गया तो ये जो HCl है वो पिरिडीनियम के साथ फंसा रह गया। ठीक है, ये हाँ जो सर। ये जो HCl है, अब पूछो कि जो डाउट है, इसके साथ ये फंसा रह गया तो हमारा HCl क्या है?
कंज्यूम हो गया इसमें, ठीक है, HCl हमारा इसमें कंज्यूम हो गया और रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे HCl रिएक्शन को ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं कर सकता, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाने से बच गए, समझा। हाँ सर। तो देखो पिरिडीन ही क्यों लिया गया, ये तो बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करेगी। ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया होगा कि पिरिडीन एक अच्छा इस रिएक्शन के लिए बेस हो सकता है, रीजन की पेरिडीनियम आयन बन जाता है। दूसरा कोई बेस बनाएंगे तो वो H+ अपना लूज भी कर सकता है, ये लूज नहीं करेगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ठीक है, उसके बाद भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो ये H+ कभी लूज नहीं, अगर ये H+ लूज कर देगा तो वापस HCl भी तो बन जाएगा, हाँ समझा। सर। तो Yes, बहुत sir. सारी, हाँ मतलब किस रिएक्शन में क्या सॉल्वेंट लेते हैं वो तो कई चीजों पे डिपेंड करेगा। हमें तो बस इतना पढ़ना है कि लेते क्या है और क्यों लेते हैं, राइट। हाँ और भी सर। कई, हाँ और भी कई बेस हो सकते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है बुक के थ्रू, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर हाँ। सर वो जो थर्ड वाला रिएक्शन है, हम्म उसमें अगर Na2 अगर ऑर्थो पे आएगा तो उसमें हम्म फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ, नहीं सर, वो थर्ड वाला इसके रिएक्शन साथ, है ना इसके साथ सर, नहीं वो नीचे ही सर, वो हम्म, नीचे नीचे NO2 लगा है वो वाला। इसमें कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं सर, अगर वो ऑर्थो पे आ जाएगा तो। ऑर्थो पे आएगा कैसे, जब ये NO2 यहाँ से मैं कॉपी किया हूँ ना, NO2 अभी आया क्या, NO2 तो इस स्टेप में आया है ना, हाँ सर। तो इस स्टेप में कहाँ आएगा, ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा। सर वो पैरा पे आएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अगर ऑर्थो पे आएगा तो उस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना सर, वैसे। आएगा ही नहीं ना, मेजर ये बना, और आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। अगर आया भी तो हाइड्रोजन, देखो पहली बात तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो माइनर प्रोडक्ट है, हम तो मेजर बनाने के चले हैं ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है कहाँ होता है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है, देख लो ऊपर, ये एसिडिक हाइड्रोजन था तभी नाइट्रो के साथ हो, अभी एसिडिक हाइड्रोजन है क्या उस ईस्टर के पास, नहीं सर। इसलिए नहीं होगा। और किसी को कोई डाउट। सर लास्ट का रिएक्शन नोट कर। नोट करो। हम्म, तो चेक करो सब लोग आंसर, ए का आंसर क्या हो जाएगा, एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा क्या, हाँ सर। वही O COCH3 हो सकता है, कैसे हुआ होगा, ये देखो यहाँ से H और यहाँ से ये, पहले HCl निकलता था, अभी CH3COH एसिड निकलेगा अभी भी, HCl भी एसिड था और यहाँ भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो एसिड है, हाँ सर। ये बन गया। ए के बाद कुछ बताने की जरूरत है, नहीं। बी तो पता है ना नाइट्रेशन होगा, Yes, sir. नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, पैरा पोजिशन पे। उसके बाद सी, हाइड्रोलिसिस के बाद सी तो वही हो जाएगा जो पहले हुआ था। OH आएगा। सभी को समझ आया। हाँ सर। तो एसाइलेशन के लिए
एसाइल क्लोराइड ले सकता है और एनहाइड्राइड भी ले सकता है। ठीक है, अभी भी ये रिएक्शन क्या हुआ है, पहला असाइलेशन हुआ है, असाइलेशन। बी वाला क्या है, नाइट्रेशन। और सी वाला क्या है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, और भी तरीके हैं इनडायरेक्ट करने के, इनडायरेक्ट पैरा बनाने के और भी मेथड है। अगर आप यहाँ पे NaNO2 HCl लेते हो तो आपको पता है क्या मिलेगा यहाँ, हमें पता करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में रिएजेंट क्या है, इससे बनेगा क्या। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, देखो HCl को मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना, NaON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऊपर जो रिएजेंट है उसको ऐसा लिख दिया। क्या यहाँ से NaCl निकल जाएगा, ड्यू टू रिमूवल ऑफ NaCl क्या मिल जाएगा, HNO2। ठीक है, हाँ सर। ये HNO2 जो है सेल्फ प्रोटोनेट हो सकता है क्या, HNO2 नाइट्रिक एसिड है या नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। ये अनस्टेबल है ऐसा पढ़े हो, तो ये फर्दर H+ के साथ सेल्फ प्रोटोनेट करके ये अपना लोन पेयर दिया और यहाँ पे वही OH2 बन जाएगा। यहाँ से वाटर निकल सकता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर क्या मिलेगा, एक ये नाइट्रोनियम आयन है क्या, दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो यही नाइट्रोसोनियम अब कहाँ आएगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑब्वियसली पैरा मेजर होता है तो पैरा पे आ जाएगा। बोलो, तो ये भी क्या है, ESR रिएक्शन ही है। भाई समझा, पहले Yes, sir. NO2 प्लस बनता था, वो नाइट्रोनियम आयन था, ये नाइट्रोसोनियम आयन है। उस रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोसेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। समझा दोनों में डिफरेंस, तो पहले नाइट्रोसेशन रिएक्शन करा लिए। ठीक है, क्या ये चीज समझा सब लोग कि पहले नाइट्रोसेशन रिएक्शन क्यों कराए, मतलब क्यों कराए वो तो अभी पता चलेगा, लेकिन कैसे कराए ये समझ आया। हाँ सर। Yes, sir. अब देखो, अब हम यहाँ पे कॉन्क HNO3 ले लें, तो डू यू थिंक ये कॉन्क HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा सुने हो कभी कि कॉन्क HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि MnO4 कॉन्क HNO3 ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम NO2 को NO को NO2 नहीं बना देगा, हाँ सर। तो इस बार भी पैरा मेजर बना। तो ये भी एक मेथड है थ्रू नाइट्रोसेशन रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. और इस पे भी मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, जो अभी बताया, फिनॉल लिया, यहाँ पे मैं KNO2HCl लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिया कॉन्क HNO2 सॉरी HNO3, तो फाइनल प्रोडक्ट बताना है, हो जाएगा। और उसके बाद ये असाइनमेंट कर लोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, ये असाइनमेंट कर लोगे ना। नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन पे ये असाइनमेंट है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपको
रेट पे है, पता ही है। रेट का क्वेश्चन तो पहले भी बहुत सारा किए हैं। सेकंड क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट लिखने पे है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, ये हम लोग, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। चाहो तो याद रख सकते हो, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा एनिलीन चैप्टर में ये ऐसा क्यों होता है। मतलब इसमें ऑर्थो पैरामीटर तीनों बनता है, होना चाहिए था ऑर्थो पैरा, और हो गया मेटा भी, और वो भी 47%, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, बट इसको हम लोग समझेंगे भी। बाकी फोर्थ अभी एसाइलेशन बताया था, वही एसाइलेशन दिख रहा है अभी। फिफ्थ तो नाइट्रेशन दिख ही रहा है, सिक्स नाइट्रेशन दिख ही रहा है, समझ रहे हो। मैं अब नहीं बताता, अब तुम लोग कर लोगे ना। हाँ सर। ये हाँ इस टाइप की क्वेश्चन देखो, सल्फोनेशन, हालांकि सल्फोनेशन बाकी है, लेकिन मैंने बता तो दिया है कि सल्फोनेशन में रेट बराबर नहीं होता है, ठीक है। यस। इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसके साथ और क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ठीक है ना।